हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम एलिमिनेशन रिएक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवन एलिमिनेशन आज का वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है। और इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एलिमिनेशन को जो उसका बेसिक फंडामेंटल पोर्शन था वो स्टडी कर लिया था। आज हम डिटेल में बात करेंगे इवन एलिमिनेशन। ओके, यदि आपने हमारे पहले वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ पर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर से रिलेटेड हमने 17 वीडियो अपलोडेड है। आप 17 वीडियो देखना और 18 वीडियो तब उसके बाद देखना, ताकि आपको सीक्वेंस वाइज एक एक की समझ में आ सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इवन एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इवन इसलिए एलिमिनेशन इन यूनिमोलिकुलर सिस्टम। एलिमिनेशन इन यूनिमोलिकुलर सिस्टम। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो इवन एलिमिनेशन है इसकी अगर थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाए तो ये SN1 के टाइप से हो जाता है। SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करने लगता है हमारा कौन सा इवन एलिमिनेशन, यदि से कुछ टर्म एंड कंडीशन चेंज हो जाए। अब उन टर्म एंड कंडीशन को हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आप ध्यान रखना, इवन एलिमिनेशन ऑफ एनी टू ग्रुप्स at alpha beta position to form a unsaturated system is said to be even elimination। क्लियर बात। अब देखो, इसके लिए हम कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन लेते हैं और फिर उसका क्या लेते हैं, एग्जाम्पल के आधार पर हम उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के आधार पर उसको हम समझते हैं। सपोज करो RCH3 ये कोई सबस्ट्रेट ले लिया हमने। क्लियर। अच्छा, अब इस सबस्ट्रेट के लिए हमने यहाँ पर एक ये रिएजेंट ले लिया। अब रिएजेंट क्या यूज करेंगे उसको आप ध्यान रखना। रिएजेंट यूज करेंगे वीक बेस। और वीक बेस जैसे मिथाइल एल्कोहल हुआ हमारा, इथाइल एल्कोहल हुआ हमारा, C2H5OH, या वाटर हुआ हमारा। ये एज ए वीक बेस हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो इनके रिएक्शन होने के परिणाम स्वरूप हमारा जो फॉर्मेशन होगा आज हमारा बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर बात। ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो कन्वर्जन बेसिकली क्या हो रहा है, सैचुरेटेड सिस्टम कन्वर्ट हो रहा है हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम में। क्लियर बात। और इसमें ग्रुप्स क्या हो रहे, एलिमिनेट हो रहा है हमारा। X ग्रुप क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। ये यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 4, वहाँ पर हाइड्रोजन कितने 3, यानी HX कोई ग्रुप यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। अब इसको एक बात समझ लेना, यानी ये जस्ट रिवर्स हो रहा है हमारा एडिशन का। एडिशन में क्या होया करता था, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता था, है ना। इसमें क्या हो रहा है, ग्रुप क्या हो रहे, एलिमिनेट हो रहे। एक बात। दूसरी बात क्या है कि ये एडिशन रिएक्शन का रिवर्स है। और एक साथ में और बात, ये एक एंडोथर्मी रिएक्शन है, यानी हाई टेम्परेचर पर ये पॉसिबल है। हाई टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है, तभी ये रिएक्शन फिजिबल होती है। क्लियर है। अच्छा, अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होगा हमारा, ये RCHX-CH3। तो मैकेनिज्म में इस स्टेप को एक एक स्टेप को आप ध्यान से समझते चलेंगे। सबसे पहले क्या होगा हमारा, यहाँ से ये X का रिमूवल होगा। और ये जो स्टेप होती है स्लो स्टेप होती है, और स्लो स्टेप ही हमारा RDS होता है। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा RCH प्लस और CH3 का। यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो गया, कार्बोकेटाइन का, कार्बोकेटाइन। अच्छा, एक ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन के बारे में हम जानते हैं, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट्स भी शो करता है। यानी ये यहाँ पर कार्बोकेटाइन सेकेंडरी नेचर का है। यदि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी आ जाए ये टर्सरी नेचर का बन सकता है तो बन सकता है, क्योंकि टर्सरी की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है,
टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो यानी इसमें क्या हुआ, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पर, रीअरेंजमेंट। लेकिन अगर इसका हम रीअरेंजमेंट भी करते तब भी यही प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, क्योंकि ये सेकेंडरी का रीअरेंजमेंट करेंगे तो प्राइमरी प्राप्त होगा। प्राइमरी की स्टेबिलिटी कम होती है सेकेंडरी की तुलना में, तो इसलिए रीअरेंजमेंट की जरूरत ही नहीं यहाँ पर। लेकिन ये कंडीशन है कि रीअरेंजमेंट शो करता है हमारा कार्बोकेटाइन। ओके, अब जो इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेप होगी, रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं हमें यहाँ पर अभी ना। नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी फास्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप फास्ट स्टेप होगी, और फास्ट स्टेप में प्रोटॉन यहाँ से रिमूव होगा विद द हेल्प ऑफ वीक बेस। प्रोटॉन का रिमूवल हो जाएगा और हमारा फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड का। क्लियर है? यानी ये हमारा जो हो गया सैचुरेटेड सिस्टम अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब इसकी जो हम रेट की बात करें तो रेट इसका डिपेंड करेगा केवल इसी की कंसंट्रेशन पर। RCH CH3 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। इसका रेट बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा इसका 1 होगा। 1 होने की वजह से इसको बोलते हैं इवन एलिमिनेशन। 1 होने की वजह से इसको बोलते हैं इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर बात? अच्छा, अब इसमें जैसे ये कार्बोकेटाइन जनरेट होता है और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा सेकेंडरी, टर्सरी एंड प्राइमरी होता है। तो इसी के हिसाब से कॉम्पिटिशन में प्रॉब्लम पुट अप हो जाती है। देखो एक प्रॉब्लम हम देते हैं, जैसे हमने ये लिख दिया, ये Br हमारा एल्काइल ब्रोमाइड होता है ना, ये एक इसका हमने एक इस टाइप से प्रोडक्ट दे दिया Br, एक ये दे दिया और एक हमने दे दिया ये Br। ये 3 कंपाउंड दे दिए। इन तीनों कंपाउंड में पूछ लिया हमसे, क्वेश्चन बन गया कि E1 रिएक्शन किस में ज़्यादा फास्ट होगी, E1 रिएक्शन किस में ज़्यादा फास्ट होगी। तो हम इसमें रिमूव करके देखेंगे किस में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन इसमें बना, क्योंकि इसमें टर्सरी, इसमें बनेगा सेकेंडरी, इसमें बनेगा प्राइमरी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इट इज़ मोर स्टेबल देन दिस वन जस्ट लाइक SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में भी तो हम यही करते थे, जिसमें टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता था वो ज़्यादा स्टेबल होती थी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। बिल्कुल उसी के समान है यहाँ तक ना। क्लियर बात? अच्छा, अब एक बात ध्यान से समझ लेना कार्बोकेटाइन के केस में, यहाँ पर इसको आप साथ साथ नोट करते चलेंगे। और यदि कोई बात आपको कहीं पर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट साथ साथ छोड़ते जाना। ओके, और यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है, जैसे हम ये सीरीज चल रही है हमारी GOC की, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ये भी बताओ कि ये सीरीज आपके लिए लाभदायक हो रही। और यदि अच्छी लग रही तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके आधार पर हम मोटिवेट होंगे और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ओके, एक चीज़ और ध्यान समझ लेना भी, कार्बोकेटाइन की कंडीशन में इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है। तो इसकी 2 कंडीशन बनती है यहाँ पर ना। अगर यहाँ पर हम वीक बेस की जगह स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल करता है, न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह यदि वो कार्य करेगा तो वहाँ पर SN1 रिएक्शन पॉसिबल होगी, SN1 रिएक्शन पॉसिबल होगी। और वो लो टेम्परेचर पर होते हैं, वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो एक्जोथर्मिक लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। और यदि बेस की तरह ट्रीट करेगा तो वो होगी E1 रिएक्शन, एंडोथर्मिक होती है वो, एंडोथर्मिक एट हाई टेम्परेचर मोर देन 50 और लेस देन 10 की रेंज में लो टेम्परेचर भी ये रिएक्शन होगी। अब ये कैसे होती है ज़रा ध्यान समझ लेना। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हैं लो टेम्परेचर पर, सपोज यही रिएक्शन होती है, तो इसमें जब कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा था कैसे हो रहा है, देखो RCH CH3। यदि ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पर हो, लो टेम्परेचर पर, और बेस हमने सपोज जैसे CH3OH इस टाइप से बेस ले लिया हमने, तो इसमें ये जनरेट हो रहा था हमारा CH, ये कार्बोकेटाइन बनना था और ये CH3। तो इस कार्बोकेटाइन पर हमारा यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा CH3O नेगेटिव होता है ना, H+ होता है इसमें। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल ये अटैक कर जाता है इसके पास, तो बन जाता है CH
CH3 ये रिएक्शन हो। तो ये जो रिएक्शन है ये SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लो टेम्परेचर पर SN1 रिएक्शन की तरह ये कार्य कर जाता है, लेकिन इसके कंडीशन क्या है, E1 रिएक्शन की हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इसके लिए। ये बात समझ में आ रही ना। और एक बात और ध्यान रखना, इनमें SN1 E1 एंड SN1 रिएक्शन दोनों एक साथ होते। E1 एंड SN1 रिएक्शन गोज टुगेदर। दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, केवल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिपेंड करते। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो E1 का प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, SN1 का प्रोडक्ट कम बनेगा। अगर लो टेम्परेचर होगा तो SN1 का प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, E1 का प्रोडक्ट कम बनता है। क्लियर बात। और आपको इसके बारे में ये भी जानकारी हमने बता दी कि इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फर्स्ट स्टेप उसकी रेट डिटरमाइनिंग होती है, उसी से उसका रेट डिटरमाइन किया जाता है। और बेस की कंसंट्रेशन E1 रिएक्शन डिपेंड नहीं करती। अच्छा, एक कंडीशन और ध्यान रखना, जैसे हमने लिखा है वीक बेस। अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है तो बेस तुरंत इसके साथ अटैक कर देता है और बना देगा SN1 प्रोडक्ट को। क्लियर बात। वीक बेस इफ स्ट्रॉन्ग बेस देन इट विल नॉट रिमूव ऑफ X। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम यूज करेंगे तो वो X को रिमूव कराने में हेल्प नहीं करता। X का रिमूवल होने से ही तो हमारा प्रोडक्ट बनना। तो स्ट्रॉन्ग बेस लेने जैसे X रिमूव होगा तुरंत वो अटैक कर जाएगा वहाँ पर, तो फिर ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा SN1 का। इसलिए इस रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, वीक बेस यूज करते हैं। और जो इसके लिए हम यूज करते हैं सोलवेंट, वो प्रोटिक सोलवेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं सोलवेंट, हमारे पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक मतलब पोलर भी हो, जैसे सपोज CH3OH, ये पोलर भी है, इसके अंदर दो पोल है ना, ये नेगेटिव बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा। पोलर भी है और प्रोटिक भी, यानी प्रोटॉन भी इसके अंदर से रिमूव होगा। सोलवेंट इस रिएक्शन में यूज करेंगे पोलर प्रोटिक, पोलर भी होगा इसके अंदर और प्रोटिक भी होगा। प्रोटिक का मतलब उसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे, ये बात। और साथ ही एक चीज़ और, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जो हमारा X, ये X है, ये लिविंग ग्रुप है। जितना अच्छा ज़्यादा लिविंग ग्रुप होगा उस रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमारा जो रेट होगा, रेट ऑफ E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ LG का मतलब लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जितना ज़्यादा अच्छा होगा वो उतने अच्छे से E1 रिएक्शन को शो करेगा। सपोज जैसे अगर हम बात करेंगे, ये हमने ले लिया Cl, एक ये हमने Br ले लिया और एक ये हमने I ले लिया। तो यहाँ पर जो आयोडीन है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसकी ये ज़्यादा फेवर में रहेगा हमारा E1 रिएक्शन के, इन कंपेरिजन टू ब्रोमीन एंड इन कंपेरिजन टू क्लोरीन। क्लियर बात। तो ये एक E1 रिएक्शन कुछ बेसिक कंडीशंस थी। अब E1 रिएक्शन को हम अप्लाई करके देखते हैं एल्काइल हैलाइड पर। एलिमिनेशन एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड में जब एलिमिनेशन होता है तो वहाँ पर क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेशन होता है। क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेशन। दो चीज़ बाहर निकलती है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है और लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, इसलिए इसको प्रोडक्ट बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। अब इसका एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। सपोज हमने ये ले लिया CH3CH, यहाँ पर हमने X कोई ग्रुप ले लिया। X ग्रुप क्या हमारा, X की जगह हम अगर इसको स्पेसिफाइड कर लेते हैं, सपोज हम ब्रोमीन यूज कर लेते हैं, ये हमारा क्या है लिविंग ग्रुप, और ये हमारा CH3। क्लियर है। और तो इसके केस में हमने ले लिया मिथेनॉल, वीक बेस हमारा, और ये रिएक्शन कर रहे हैं हम 60 डिग्री टेम्परेचर पर, यानी हाई टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट इस टाइप से बन रहा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन हमारे E1 रिएक्शन की। और यदि हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में क्या होगा इस रिएक्शन को ध्यान समझ लेना। CH3CH CH3 Br,
पहली स्टेप जो होगी हमारी ये स्लो स्टेप होगी, और स्लो स्टेप में हमारा ब्रोमीन ये क्या होगा, ये ब्रोमीन ये रिमूवल होगा, Br का रिमूवल होगा और फॉर्मेशन होगी हमारी कार्बोकैटायन की CH3 CH प्लस CH3 माइनस Br रिम। ये हमारी पहली स्टेप होगी। अच्छा, और इसकी जो दूसरी स्टेप होगी हमारी वो बेस की प्रेजेंस में होगी। ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप में क्या होगा हमारा CH3 CH प्लस CH3, ये बेस के साथ रिएक्शन होगी CH3OH। इसकी प्रेजेंस में बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा हमारा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2H, ऐसे लिख सकते हैं हम। ये बॉन्ड जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो इस प्रोटॉन को ये प्रोटॉन इस बेस के साथ अट्रैक्टेड हो जाएगा। क्लियर है? तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर बात? और ये जो स्टेप होती है ये इसकी फास्ट स्टेप होती है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होती। केवल रेट डिटरमाइनिंग इसी स्टेप के आधार पर हम इसका डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर बात? और ये रिएक्शन हो रही हमारी 60 डिग्री टेम्परेचर पर। अगर ये रिएक्शन हमारी लो टेम्परेचर पर यही रिएक्शन करते हैं हम 10 डिग्री सेल्सियस पर, अगर ये रिएक्शन 10 डिग्री सेल्सियस पर हम कर देते हैं 10 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान समझ लेना 10 डिग्री सेल्सियस पर यही रिएक्शन हम पॉसिबल करते हैं, तो इसमें जो हमारा ये कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन, इसको यहाँ दिखा देते हैं। देखो, अगर ये लो टेम्परेचर पर हो 10 डिग्री सेल्सियस के लगभग, तो हमारा जो बेस है ये CH3 CH, तो यहाँ से ये OCH3, ये जो बेस है CH3OH, ये सीधा कार्बोकैटायन के साथ अटैक कर देगा और कार्बोकैटायन के साथ ये जो रिएक्शन बन रही है हमारी ये जाने जाते हैं SN1 के नाम से। प्रोडक्ट दोनों बनेंगे लेकिन कंडीशन के हिसाब से, अगर हाई टेम्परेचर तो ये वाली कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ये वाली कंसंट्रेशन कम होगी, लेकिन बनेगी ये भी। क्लियर बात? तो दोनों बातें एक साथ हमें समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, देखो ये जो पोजीशन है हमारी, ये अल्फ़ा ये बीटा है, ये बीटा, तो इसमें तो जो दोनों बीटा पोजीशन क्या है, ये सिमेट्रिकल है। चाहे तो प्रोटॉन यहाँ से रिमूवल हो जाए, चाहे यहाँ से, सिमेट्रिकल कंडीशन है। लेकिन अगर कंडीशन थोड़ी चेंज हो, अब देखते हैं कैसी कंडीशन। एक रिएक्शन हम थोड़ी डिफरेंट लेकर चलते हैं, उसके केस में देखते हैं कैसे पॉसिबल होगा। CH3 CH2 CH CH3 Br, ये हमने ले लिया। अब इसकी जो रिएक्शन हो रही है हमारे मिथेनॉल के साथ हो रही, मिथेनॉल CH3OH, और 80 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन हम कंप्लीट करके देख रहे हैं। कितने पर? 80 डिग्री टेम्परेचर पर। तो 80 डिग्री टेम्परेचर पर भाई क्या पॉसिबिलिटी बनेगी उसको आप ध्यान से समझ लो एक बार। 80 डिग्री पर ये Br यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूवल होगा पहली स्टेप में ना, Br का रिमूवल होगा। और देखो CH3 CH2 CH पॉजिटिव एंड CH3। अब इसके लिए अल्फ़ा ये बीटा है, ये भी बीटा। अब बीटा दो पोजीशन है, एक ये पोजीशन है बीटा, एक ये पोजीशन, तो H का रिमूवल यहाँ से होगा या यहाँ से होगा, ये हमें जज करना। ये कैसे चेक करेंगे? इसको चेक करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, उस रूल को हम फॉलो करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर ही दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, यहाँ से दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, दोनों को आप ध्यान से समझ लेना कहाँ कहाँ से रिमूवल होगा प्रोटॉन का। एक हमारा प्रोडक्ट बनता है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक तो प्रोडक्ट हमारा बन गया ये, और एक प्रोडक्ट बन गया हमारा ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक हमारा प्रोडक्ट बन गया ये। अब ये हमारा 80% बनता है, ये हमारा 20% बनता है। और ये जो रिएक्शन होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसको हम बात करेंगे भी, सेट जब, इसको बोलते हैं सेट जब प्रोडक्ट,
इसको बोलते हैं होफमैन प्रोडक्ट, होफमैन प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट दोनों ही पॉसिबल है, ये भी बनेगा ये बनेगा, लेकिन ये 80% बनेगा, ये 20% बनेगा। इस प्रोडक्ट बोलते हैं सेट जब प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट बोलते हैं होफमैन प्रोडक्ट। अब सेट जब प्रोडक्ट जो की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं सेट जब रूल की बात करते हैं। सेट जब ZEFF, सेट जब रूल, इसका स्टेटमेंट क्या है इसको पहले समझते हैं, तभी हमें समझ में आएगा सेट जब प्रोडक्ट क्या होता है। व्हेन जो हमारा होगा, व्हेन स्मॉल बेस अटैक then stable alkene when stable alkene is major product यानी क्या कहा, when small base attack, जब small base attack करेगा then stable alkene is major प्रोडक्ट। अच्छा एक बात हो ध्यान रखना, मेजर प्रोडक्ट इसको बोलते हैं मोर अल्फा एटम। जो ये मेजर प्रोडक्ट है इसी के लिए कहा एक बात कि मोर अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी पहचान क्या होगी जिसके पास मेजर अल्फा हाइड्रोजन एटम होगी। अब देखो जैसे यहाँ पर है, ये डबल बॉन्ड का जो बगल का कार्बन है, ये कार्बन है, एक इसका बगल का ये है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, तो 6 हाइड्रोजन एटम, तो 6 हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है। अब इसके केस में चेक करते हैं, ये डबल बॉन्ड है, इसकी बगल का कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन एटम 2, तो इसके पास 2 है, इसके पास 6 है, तो जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। ये बात हम जानते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से। तो यानी मोर स्टेबल एल्कीन की पहचान कैसे होगी, जिसके पास मोर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो गए। और एक बात और, मोर क्राउडेड हो, जिसके पास क्राउडिंग ज़्यादा होगी। अब देखो इस डबल बॉन्ड के बगल में इधर CH3 ग्रुप है, इधर CH3 ग्रुप है, इस डबल बॉन्ड की साइड में एक CH2 ग्रुप है, तो इसकी क्राउडिंग इसकी तुलना में कम है, इसलिए ये मोर क्राउडेड प्रोडक्ट है। और एक बात और, मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। एक चीज़ और, अब वो भी चेक करो, मोर सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ एक CH3 2 CH3 और इस डबल बॉन्ड के इधर साइड में एक CH2 ग्रुप है, तो ये कम सब्स्टिट्यूटेड है, ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो सेट जब रूल के अकॉर्डिंग हम जब भी स्मॉल बेस अटैक करेगा तो प्रोडक्ट वो एल्कीन वो बनेगी जो मोर सब्स्टिट्यूटेड हो, मोर क्राउडेड हो और जिसके पास मोर अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। इस तरह से हम उसकी आइडेंटिफाई करेंगे। बात समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेट जब रूल, इसको ज़रा ध्यान समझ लेना, क्वेश्चन आने वाला हो इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम पूछते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन पुटअप होता है। क्लियर है? तो ये था हमारा सेट जब रूल। अब हम सेट जब रूल पर बेस्ड 1-2 प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, आप इनको ज़रा नोट कर लीजिए अभी। ओके, अब जैसे ये 2 एग्जाम्पल लिए हमने इसमें, अब दोनों एग्जाम्पल को हम ज़रा ध्यान समझते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल में किस प्रकार से हमारी E1 रिएक्शन पार्टिसिपेट करती है। क्लियर बात? देखो ये वाला हमारा प्रोडक्ट है, इस वाले प्रोडक्ट में जैसे हमारा Br का रिमूवल होगा इस वाले रिएक्शन में, तो देखो Br का रिमूवल होगा तो प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 CH3 CH2 प्लस। क्लियर है? ये कार्बोकेटाइन है, तो इस कार्बोकेटाइन में क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट हम पहले से ही बात बता चुके कि कार्बोकेटाइन में क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। और ये रीअरेंजमेंट कैसे, यहाँ पर ये प्राइमरी नेचर का ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी, ये यहाँ पर कार्बोकेटाइन हमारा टर्सरी नेचर का पॉसिबल हो सकता है। किस कंडीशन में, यदि यहाँ से ये हमारा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए 1-2 पोजीशन पर, 1
1 पोजीशन या 2 पोजीशन, 1 2 पोजीशन पर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो हमारा इस टाइप से हमारा कार्बोकेटाइन बन सकता है। ये देखो हमारा CCH3 CH3, ये हमारा कार्बोकेटाइन इस टाइप से पॉसिबल हो सकता है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होने की हेल्प से, यानी ये 1 ये 2 दोनों के हाइड्राइड, ये यहाँ का क्या शिफ्ट होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा कार्बन पर प्लस आ जाएगा। और ये जो कार्बोकेटाइन है ये प्राइमरी नेचर का, ये हमारा टर्सरी नेचर का, इट इज़ मोर स्टेबल देन दिस वन, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनने की। फिर इसके पास बेस अटैक करेगा, इसके पास जैसे बेस अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट किस टाइप से बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा प्रोडक्ट है। यानी वाटर के साथ रिएक्शन करने से ये प्रोडक्ट बना CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म हमें प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए किस टाइप से रिएक्शन कंप्लीट हो रही हो। अब जैसे कि ये एग्जाम्पल है, अगर हम इसमें बात करें, इसमें सबसे पहले जैसे Cl का रिमूवल होगा तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा दिस वन, ये बन गया हमारा कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन में भी रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट कैसे होगा, देखो ये यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, यहाँ का हाइड्राइड 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, इसका 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, यदि 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो हमारा ये कार्बोकेटाइन दिस वन, ये कार्बोकेटाइन बनता है। और ये कार्बोकेटाइन हमारा टर्सरी नेचर का, इट इज़ मोर स्टेबल देन दिस वन, क्लियर। तब इसके पास बेस अटैक करेगा, बेस अटैक करने से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसको ज़रा ध्यान से, बेस में हम क्या लेंगे, मिथेनॉल ले लेंगे CH3OH, प्रोडक्ट बनेगा हमारा ये। देखो दोनों दिखाते हैं प्रोडक्ट, इसमें मेजर भी और माइनर भी। अगर हम इसके हिसाब से बनाए, इसके हिसाब से, तो ये प्रोटॉन यहाँ से रिमूवल हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहीं पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड दिस वन। लेकिन ये कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है। और यदि इसके हिसाब से हम बात करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा रिमूवल, कहाँ से, यहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा मेजर, ये हो जाएगा हमारा माइनर। समझ में आ रही बात। तो यदि कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं करते तो हमारा ये बन जाएगा, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझते करेंगे तो फिर हम आसानी से इस पर बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर बात। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, वाटर में यदि अल्कोहल में हम बात करेंगे तो वाटर के अंदर न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ज़्यादा होता है रादर देन बेसिक करैक्टर। बेसिक करैक्टर के लिए हम अल्कोहल ही जनरली प्रीफर करते हैं, क्लियर बात। तो आप इसको ज़रा नोट कर लो, तब हम बात करते हैं एलिमिनेशन इन अल्कोहल्स, ओके। अब ये एक प्रॉब्लम बना और डिस्कस कर ली। ये प्रॉब्लम क्या है, ये हमारा एल्किल हैलाइड है। इसमें से ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ब्रोमीन का रिमूवल होगा, ब्रोमीन के रिमूवल से बनेगा यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बनेगा। क्योंकि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट शो कर सकता है तो इस कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, 1 ये पोजिशन है 2 ये, तो ये यहाँ से H यहाँ से हट जाएगा तो ये कार्बोकेटाइन इस कार्बन के पास आ जाएगा। ये जो कार्बोकेटाइन ये टर्सरी नेचर का, ये सेकेंडरी नेचर का। तो सेकेंड ये टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी के कंपेरिजन में। अब ये सेकेंडरी टर्सरी नेचर का कार्बोकेटाइन, तो इस पर E1 रिएक्शन कैसे होगी, E1 रिएक्शन H2O वीक बेस ले लिया एट 60 डिग्री पर, तो एक तो डबल यहीं से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन हो जाए, कहाँ से, यहीं से ही एक तो प्रोडक्ट हमारा बन गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। और एक यहाँ से यदि प्रोटॉन का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ से किस कंडीशन में, यहाँ से ये सेकेंडरी कंडीशन में। दो कार्बोकेटाइन है ना हमारा, एक तो टर्सरी एक सेकेंडरी। अगर टर्सरी के हिसाब से हो रहा है, सेकेंडरी के हिसाब से हो रहा है तो प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये हो रहा है। और यदि इसके हिसाब से हो रहा है डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। चूँकि टर्सरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा इसलिए इसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज मेजर, और इसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी के हिसाब से बना है दैट इज माइनर प्रोडक्ट। तो ये एक इस प्रकार से आपको ध्यान से रखना पड़ेगा कि हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है, क्लियर। ये तो हमारा E1 रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन कार्बोकेटाइन पर SN1 रिएक्शन होगा
तो SN1 रिएक्शन में क्या करेगा, ये हमारा स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इस पर क्या करेगा, बेस क्या करेगा, अटैक कर देगा सिंपली। ये हमारी SN1 रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी SN1 है और ये हमारे E1 है। E1 के 2 प्रोडक्ट है, ये मेजर ये माइनर। ओके, एक एक बात आप ध्यान समझते चलेंगे तो आपके कंसेप्ट मजबूत होते जाएंगे। अच्छा, अब ये हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड की, जिसमें डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा था। अब हम बात करते हैं E1 इन एल्कोहल, जिसमें डिहाइड्रेशन होगा, जिसमें वाटर का रिमूवल होगा। क्लियर है। अब ये रिएक्शन ले लिया हमने, इसमें वीक बेस के प्लेस हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4 एज ए बेस हम यूज करते हैं। तो ये जैसे रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, इसकी अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होगी उसको ज़रा ध्यान से एक बार समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा, इसी पर दिखा देते हैं हम सीधा यहीं पर ही। ये जो हमारा वाटर, ये हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो इसकी स्ट्रक्चर बनते हैं हमारे किसकी, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, इसकी स्ट्रक्चर दिखा रहे OH। ये तो होता है ना हमारा सल्फ्यूरिक। तो इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो चूंकि इसके पास जो है क्या हो, लोन पेयर हमारे OH के पास, तो ये प्रोटॉन जाके वहाँ पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, यानी ये बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। इस बॉन्ड के रिमूवल होने से इस टाइप से हमारा प्रोडक्ट बनेगा RCHOH2+ सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है। और ये हमारा शेष बेस बचा रह जाएगा। और ये जो स्टेप है हमारी, ये स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये स्टेप है स्लो, और इसको बोलते हैं RDS। रेट केवल इसी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। दूसरी स्टेप में ये वाटर यहाँ से इमीडिएटली रिमूवल हो जाएगा, और वाटर के रिमूवल होने से हमारा कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा, दिस वन। क्लियर बात। और कार्बोकेटाइन के पास फिर फर्दर ये बेस अटैक करेगा। हमारे पास बेस क्या बच रहा था, ये OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की। अब प्रोटॉन ये यहाँ पर है, इसको हम इस तरह से दिख सकते हैं ऐसे। ये बॉन्ड यहाँ देकर जाएगा और ये इसके साथ अटैक करके सल्फ्यूरिक एसिड का एज इट इज फॉर्मेशन कराएगा और बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर बात। तो इस टाइप की रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है एल्कोहल में। इसमें क्या होता है, हमारा वाटर का रिमूवल होता है, इसलिए इस रिएक्शन में होता है डिहाइड्रेशन। क्लियर बात। अच्छा, इस पर बेस हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे कंपटीशन में आती है। ये नोट कर लेना आप। एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम जो हमारे कंपटीशन में आई हुई है हमारे इंट्रेंस में। दिस वन CH3 CH3 ये हमारे पास है OH। तो इस पर जैसे हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 अटैक करेगा, यहाँ से इसका ये H2SO4 एज ए बेस हम ट्रीट कर रहे हैं। इसको कैसे, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड है। इसके पास लोन पेयर है, ये प्रोटॉन आकर यहाँ पर बेस इस पर अटैक करेगा लोन पेयर पर, तो ये इस टाइप से हो जाएगा CH3 OH2+। क्लियर है। और ये हमारी स्लो स्टेप है, RDS स्टेप बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्दर ये यहाँ से क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा -H2 और बन जाएगा हमारा कार्बोकेटाइन, दिस वन कार्बोकेटाइन। और इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट अगर यदि यहाँ पर प्लस लाएंगे तो प्राइमरी, यहाँ पर लाएंगे प्लस प्राइमरी, लेकिन यहाँ पर है ये सेकेंडरी, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसके बाद क्या होगा, इसी के पास अटैक कर देगा हमारा ये जो बेस क्या बच गया था हमारा, O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये इसको क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। प्रोटॉन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे हम इन्होंने इसको ऐसे खोल कर लिख दिया, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा H+, इसके साथ अटैक करके सल्फ्यूरिक एसिड अलग बना देगा और हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट का एल्कीन। क्लियर बात। तो ये हमारा था अल्कोहल में एलिमिनेशन किस प्रकार से पॉसिबल होता है। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका कंसेप्ट बनेगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यदि कोई बात समझ में ना आई तो आप उसके लिए कमेंट कर देना। ओके, आज की वीडियो लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे E2 एलिमिनेशन
और E1 CB एलिमिनेशन, उन दोनों एलिमिनेशन को एक साथ हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।